नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मित्रों, हम अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखित पुस्तक द चोल टाइगर्स अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ का सारांश देख रहे थे, जिसमें हमने देखा कि सब सोमेश्वर के प्रस्ताव से सहमत हो जाते हैं। लेकिन सोमेश्वर ने कौन सा प्रस्ताव रखा था, आइए उसके बारे में जानें। लेकिन उससे पहले, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो और यदि आप यह चाहते हैं कि हम यह सीरीज कंटिन्यू रखें, तो अभी वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। सभी लोग अपना अपना प्रस्ताव बता रहे थे, लेकिन राजेंद्र चोल को किसी का प्रस्ताव पसंद नहीं आता। राजेंद्र चोल ने थोड़ी सी झुंझलाहट के साथ कहा, आप सब प्रॉब्लम गिना रहे हैं, मुझे सॉल्यूशन बताओ। वह सोमेश्वर की ओर देखते हैं, जो कब से सबकी बातों को सुन रहे थे, क्योंकि राजेंद्र को उम्मीद थी कि लॉजिकल उपाय एक ही व्यक्ति से आएगा। सोमेश्वर सबको बताते हैं कि इसके लिए सैनिक की तलवार की नहीं, बल्कि सर्जन के स्केलपेल की जरूरत है। सब उनकी बात समझ नहीं पाते। सोमेश्वर और विस्तार से समझाते हुए महान राजनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य का उदाहरण देते हैं। वह बताते हैं कि आचार्य चाणक्य ने कहा है कि युद्ध हमेशा आखिरी विकल्प होता है। कभी कभार सीधे युद्ध की जगह साम, दाम, दंड और भेद का उपयोग करना बुद्धिमानी होती है। उनके अनुसार ये साम, दाम, दंड, भेद यानी डिप्लोमेटिक बातचीत, रिश्वत, सजा और दुश्मन के ग्रुप में दरार डालना। साम और दाम का यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि महमूद को डिप्लोमेसी की बातें समझ नहीं आती। इसलिए अब सिर्फ दंड और भेद ही बचे हैं और हमें इनका प्रयोग करके कुछ ऐसा करना होगा जिससे बिना तलवार चलाए गुनहगारों को सजा दी जा सके और मासूम लोगों का खून भी ना बहे, क्योंकि सीधे युद्ध की स्थिति में लाभ हो या ना हो, पर नुकसान बहुत बड़ा होता है। सोमेश्वर की यह बात सुनकर नरसिम्हन अतीत की यादों में खो गए। गले के पेंडेंट को न पकड़ने के लिए खुद को कंट्रोल किए रखा। उनके कानों में आवाज गूंजती रही, उम्मीद है कि यह जीत इसके लायक थी। राजेंद्र ने अपने मित्र नरसिम्हन की तरफ देखा, वो समझ गए, लेकिन कुछ कहा नहीं। तभी भोजदेव पूछते हैं कि हम यह करेंगे कैसे। सोमेश्वर इकबाल को वो स्क्रोल निकालने को कहता है, जिस पर मोहम्मद खलीफा बनना चाहता है का सीक्रेट मैसेज लिखा हुआ था। इकबाल वो स्क्रोल और क्रिप्टोग्राफी की शीट सबके सामने रखता है। उस पर गजनी की राजमोहर लगी हुई थी, जिससे समझ में आता है कि साजिश बहुत ऊपर तक फैली हुई थी। राजेंद्र चोल सबसे माहिती की जांच और आगे का फैसला लेने के लिए 1 हफ्ते का टाइम मांगते हैं। उनकी मीटिंग यही खत्म होती है। दूसरी तरफ गजनी के राज दरबार में इस्माइल के गवर्नर और ग्रैंड मुफ्ती बनने का जश्न चल रहा था। मोहम्मद गजनी पूरा दिन शान से लोगों से बात करता रहा, पर अब काफी समय से वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कौंसरी जहां जानती थी वो कहाँ होगा। वो गुस्से में महफिल से उठकर चली गई, जबकि इस्माइल ने सबसे मिलना और मेलजोल बढ़ाना जारी रखा। कौसरी जहां मोहम्मद के बेडरूम के मेहराबदार दरवाजे पर पहुंची, लेकिन पहरेदार उन्हें बाहर ही रोक लेते हैं। वो अंदर से आ रही मोहम्मद और उसके प्रेमी मलिक अयाज की दबी हुई आवाजें और हंसी सुनकर और ज्यादा क्रोधित हो जाती है। मलिक बेगम कौंसरी जहां को आते देख उन्हें सलाम करके चला जाता है। कौंसरी जहां गुस्से में तो थी, लेकिन मोहम्मद से फिर भी शांति से बात करती है। वह मोहम्मद को रिझाते हुए इस्माइल को दिए पद को रद्द करके उसे वापस गुड़गान भेज देने के लिए मनाती है। पूरे राज्य में सिर्फ एक वही थी जो मोहम्मद गजनी से यह बात कर सकती थी, पर मोहम्मद कौंसरी जहां की बात नहीं मानता।
इस तरफ गंगेकोंड चोलापुरम में सभी राजेंद्र चोल के प्राइवेट चैम्बर में एक बार फिर मिलते हैं, जहां सभी के द्वारा सोमेश्वर के दिए गए प्रस्ताव पर आगे बढ़ना तय किया जाता है। राजेंद्र चोल इस मिशन के लिए चोल इंपीरियल गार्ड में से 40 सबसे बेस्ट गार्ड को भेजने का तय करते हैं, जबकि भोजदेव अपनी पर्सनल बॉडी गार्ड में से 10 बेस्ट गार्ड भेजना तय करते हैं। नरसिम्हन को इस मिशन को लीड करने की जिम्मेदारी दी जाती है। विजन को वापस से चीफ पुलिस का पद सौंपा जाता है, परंतु विजन उसे मना करके इस मिशन में जुड़ने की इच्छा दर्शाता है, जिसे देख राजेंद्र चोल विजन की सराहना करते हैं और उसे तुरंत ही चोल सेना में ब्रिगेडियर के पद पर प्रमोट करते हैं। सोमेश्वर और इकबाल भी उनके साथ गजनी के मिशन में जुड़ने का निश्चय करते हैं। राजेंद्र चोल और बाकी सब उन्हें रोकते हैं, क्योंकि एक तो वे सैनिक नहीं थे और ऊपर से उनकी उम्र भी काफी हो चुकी थी। परंतु वे कहते हैं कि 100 साल तक यहाँ अधूरा जीवन जीने से अच्छा है कि वे इस मिशन में शहीद हो जाएं। 2 बूढ़े व्यापारियों का ऐसा जज्बा देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। राजेंद्र चोल इस मिशन पर जाने वाले सभी 50 सैनिकों के परिवार के लिए 5 गांव की कमाई देते हैं। वे ब्रिगेडियर विजन और उनके परिवार के लिए 1 गांव की कमाई अलग से देते हैं। जनरल नरसिम्हन और उनके परिवार के लिए पूरे 5 गांव की कमाई देते हैं। वे सोमेश्वर और इकबाल की मूर्तियों को बृहदेश्वर मंदिर के अंदरूनी परिसर में चोल वंश के सदस्यों की मूर्तियों के साथ रखने का सम्मान देते हैं। राजा भोजदेव भी इसी तरह का सम्मान सभी सैनिकों के परिवार के लिए और दोनों बूढ़े व्यापारी के लिए देने का वचन देते हैं। इसके उपरांत भोजदेव नरसिम्हन को गजनी में उनके एक सबसे भरोसेमंद एजेंट से संपर्क करने को कहते हैं, जिसका नाम काकेशियन था। बेशक राजेंद्र चोल के पास दुनिया की सबसे अच्छी जासूसी सिस्टम थी, जबकि भोजदेव की इंटेलिजेंस सर्विस की पहुंच भी गजनी के इलाकों में बहुत अंदर तक थी। नरसिम्हन राजा भोजदेव का आभार मानता है। इसी के साथ राजेंद्र चोल खड़े होकर आदेश देते हैं, जाओ उसे पकड़ो और उसके किए की सजा दो। मिशन गजनी आज से शुरू हो रहा है। तो मित्रों, आपको क्या लगता है, ये काकेशियन कौन हो सकता है? क्या कौंसरी जहां मोहम्मद को मनाने में कामयाब हो पाएगी? नरसिम्हन के अतीत में ऐसा क्या हुआ था जो उसे आज भी वे आवाजें सुनाई दे रही थी? अब इस मिशन में आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अभी इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक आप सभी खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।